तो यहाँ पे देखो ये जो ट्रैक इन्होंने बना रखे हैं ना, ये प्रिसाइजली एनसीईआरटी के अंदर है, प्रिसाइजली एनसीईआरटी के अंदर है, पेज नंबर वगैरह दे रखे हैं, और ये ऐसे पार्ट होते हैं जिसके लिए तुम्हें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। तो इस वाली केस में सबसे पहले तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना है C4H8 स्ट्रक्चर कौन सी होगी। अगर तुमने ये आइडेंटिफाई कर लिया, बाकी सारे काम माइक्रो सेकेंड्स के, क्योंकि तुम इतनी बार फेमिलियर हो चुके हैं इन सारे रिएजेंट से। इनमें ऐसा कोई भी रिएजेंट नहीं है। सपोज अगर तुमने सोडियम यूज करा या CH3I यूज कर रहे हैं, तो सोडियम क्यों यूज कर रहे हैं? सोडियम का क्या इस्तेमाल है भाई? सोडियम तुम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि तुम्हें वहां से H को हटाना है। कौन सी H को हटाओगे भाई? वो H जो ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ या फ्लोरीन के साथ अटैच है, बाकी H के साथ सोडियम रिएक्ट करने वाला नहीं। फिर CH3I ने क्या करना है भाई? CH3I ने कुछ नहीं करना। जो Na पॉजिटिव है ना, उसके साथ I नेगेटिव ने रिएक्ट करना है, वो बाहर निकल जाना है और उसकी जगह पे CH3 आ जाना है। यानी कि कार्बन की चेन लेंथ बढ़ाने का ये एक तरीका है, N2N+1। जहाँ पे N2N+1 लिखा होता है, एसेंशियली उसका ये मतलब नहीं है कि उसमें एक ही कार्बन बढ़ रहे, उसे असेंडिंग ऑर्डर कहने का ये तरीका है। वैसे ही N2N-1 लिखा, वो डिसेंडिंग कहने का तरीका है। तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई भाई। पहले सबसे पहले C4H8 क्या है, अगर तुमने ये समझ लिया C4H8 क्या है, तो ये थोड़ी सी हिट एंड ट्रायल तुम लगा सकते। अगर मान लो C4H8 है, तो सबसे पहले तुमने ये फाइंड आउट करा कि ये अल्केन तो होगा ही नहीं। क्यों? अगर ये अल्केन होता तो इसका फॉर्मूला C4H8 नहीं हो सकता, C4H10 होना चाहिए था। ठीक है, पहली चीज़ यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये सजेस्ट कर रहा है या तो ये अल्कीन है, ठीक है, या फिर ये साइक्लोअल्केन है। क्या भाई? साइक्लोअल्केन। कैसे मालूम? साइक्लोअल्केन लिया, ये देखो इसमें कितने हाइड्रोजन हो गए, इसमें कितने हाइड्रोजन हो गए। मान लो हमने यहां पे ये यूज करा साइक्लोअल्केन, अपने पास दो ऑप्शन है, साइक्लोअल्केन। ठीक है, इस वाली केस में भी जो फॉर्मूला है हर एक जगह पे तुमने दो हाइड्रोजन लगा दिए, सो अल्टीमेटली इट्स C4H8। लेकिन क्या इस वाली पार्ट को इसके साथ यूज करने का कोई फायदा है क्या? अगर तुमने C4H8 साइक्लोअल्केन लिया, तो फिर आगे के जो रिएक्टेंट है वो इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे एक अनसैचुरेशन है। BH3TFH मीन्स टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ये एक सॉल्वेंट है, इसका इसके अंदर सिर्फ इतना रोल है कि ये एक सॉल्वेंट है, इससे ज़्यादा इसका कोई भी रोल नहीं है इसके अंदर। तो इन्होंने क्या करना है भाई? इन्होंने करना क्या, ये बताओ। तो ये रिएक्शन, ये स्ट्रक्चर डिस्कार्ड कर दे, ये नहीं हो सकता। ये स्ट्रक्चर डिस्कार्ड कर दी, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो रिएजेंट दे रखे हैं उनके साथ रिएक्ट नहीं कर रहा। दूसरी पॉसिबिलिटी है ये अल्कीन हो सकता है। अब अल्कीन भी ऐसे बना सकते हैं, 4 कार्बन ले रखे हैं, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दी। क्या ये C4H8 दिखा रहा? तो यहाँ पे देख लो, ये 3 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, ये 1 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन। तो कितने हो गए? ये तो हो गए 8। ये वाकई में C4H8 हो जाते हैं। लेकिन अब ये स्ट्रक्चर सही है गलत है, तुम्हें ये भी डिसाइड करना पड़ेगा। यहां पे तुम्हें इस बात को ध्यान रखना है कि तुम्हें ये मान के चलने की जरूरत नहीं कि ये आखिरी स्ट्रक्चर है, क्योंकि हो सकता है रिएक्टेंट का एक पार्ट तो यहां रिएक्ट कर जाए, लेकिन दूसरा पार्ट फिर उसके साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। तो हमें दोनों ऑप्शंस ओपन रखने हैं। एक ऑप्शन ये हो सकता, दूसरा ऑप्शन अपने पास क्या है? दूसरा ऑप्शन अपने पास है कि शायद ये ब्रांच्ड होगा। ठीक है, शायद ये ब्रांच थे। तो यहां से अगर सपोज हमने दोनों ऑप्शंस ले रखे हैं, अब इस वाले केस के अंदर फाइंड आउट करते हैं, ये सारे रिएक्टेंट, ये सारी चीजें एक साथ क्या क्रिएट करती भाई? डबल बॉन्ड को इन्होंने किस में कन्वर्ट कर देना है? OH के अंदर। डबल बॉन्ड को इसने किस में कन्वर्ट कर देना है? OH के अंदर। तो अब ये बताओ कि हाइड्रोजन बाहर की साइड पे लगेगा, अंदर की साइड पे लगेगा? इस वाली केस में हाइड्रोजन बाहर वाली साइड पे जाएगा, अंदर वाली साइड पे जाएगा। आंसर है ये सेटजेप जो एडिशन रिएक्शन है, मार्कोनिकॉफ एडिशन को फॉलो कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन जो है वो बाहर की साइड पे जाएगा, OH अंदर की साइड पे आना है। तो इसने क्या क्रिएट करना है भाई? इसने क्रिएट करना है एक इस तरीके का कंपाउंड, ये आ गया OH और यहाँ पे एडिशनल हाइड्रोजन है। पहले से इसके पास 2 हाइड्रोजन थे, अब ये 3rd हाइड्रोजन दे रखे हैं। इस वाली केस में करा होता तो इस वाली केस में ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से जनरेट हो जाती। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली पार्ट के अंदर Na के साथ रिएक्ट करा, तो हमने इस वाली पार्ट को गायब कर दिया, इसके साथ सोडियम लगा दी। अगर ये पार्ट होता तो इस वाली केस के अंदर इसे गायब कर दिया, सोडियम डाल दी। अगली वाली पार्ट में ये CH3I है। तो इस वाली साइड पे क्या हो रहा है? यहाँ पे देखो, इस वाली साइड पे बड़े ध्यान से देखो, ये रिएक्शन क्या है? I
और CH3, इन्होंने बाहर आ जाना है, ये बाहर आ गए। और इन्होंने क्या क्रिएट करा भाई, इन्होंने क्रिएट करा कार्बन कार्बन कार्बन, एक कार्बन और OCH3, ईथर क्रिएट करा। इस वाली केस के अंदर भी ईथर क्रिएट कर सकते हैं, इस वाली केस के अंदर भी ईथर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, इस वाली केस के अंदर भी ईथर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां पे अपने पास दोनों पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, यहां पे अपने पास दोनों पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। उसने ये नहीं बता रखा है मेजर प्रोडक्ट लिखना है माइनर प्रोडक्ट लिखना है, उसने ये भी नहीं बता रखा कि जो चेन स्ट्रक्चर है वो लीनियर है या ब्रांच्ड है, ठीक है। तो अब ये इसके आंसर है। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई। हाँ, पहले स्टेप का नाम है हाइड्रोबोरेशन, पहले स्टेप का नाम है हाइड्रोबोरेशन। ये एल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एल्कीन को अल्कोहल के अंदर। और इस बात का ध्यान रखते हैं कि OH बाहर की साइड पे जाए, अनलेस एंड अनटिल कोई स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो, ठीक है। तो अब इसके आंसर, तो यहां पे इन्होंने इसको लीनियर बना रखा है, ये लीनियर स्ट्रक्चर इन्होंने एज्यूम करा और लीनियरली इसे यूज कर रहे हैं। तो ये बाहर की साइड पे OH, फिर इस वाली साइड पे ONA और फिर इस वाली साइड पे OCH3 है, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन ध्यान रखना कई बार ऐसा हो सकता कि उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर बना रखा हो कि लास्ट वाले स्टेज के अंदर इनमें से एक ही रिएक्ट कर सकता है, दूसरा रिएक्ट नहीं कर सकता। तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा। सपोज अगर उन्होंने इस वाली स्टेज पे, उन्होंने इसी वाली स्टेज के ऊपर कहा हो, इस वाली स्टेज के ऊपर कहा हो कि ये नॉन टर्मिनल डबल बॉन्ड क्रिएट करते हैं, मान लो ऐसा कहा हो कि नॉन टर्मिनल डबल बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं। इस वाली केस में नॉन टर्मिनल डबल बॉन्ड क्रिएट नहीं हो सकती, उस वाली केस के लिए हमें दूसरा तरीका यूज करना पड़ेगा। ये तो अपने स्टेशन जैसा ही है। इसमें इन्होंने क्या क्या करा वो देखो। सबसे पहली वाली पार्ट के अंदर ये दोनों आपस में कंबाइन करके करने वाले क्या है, SN और HCl आखिर यहाँ पे फ्रेंडशिप करने तो आए नहीं होंगे, इनका एक बेसिक पर्पस होगा। बेसिक पर्पस क्या है, जब ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो इन्होंने क्रिएट करना हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन। कई रिएक्टेंट क्या होते हैं, वो बड़े लेजी किस्म के होते हैं, वो आसानी से रिएक्ट नहीं करना चाहते, तो उन्हें हम नेसेंट ऑक्सीजन या नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं। अब नेसेंट हाइड्रोजन के लिए क्या करें भाई, तो ऑन द स्पॉट टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन क्रिएट करते हैं। और ये हाइड्रोजन क्रिएट करने का तरीका है। SN और HCl जब भी इकट्ठे हुए, किसी मीटिंग के लिए इकट्ठे नहीं हुए, इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस, सोल पर्पस, और वो पर्पस क्या है, नेसेंट हाइड्रोजन क्रिएट करना। फिर क्या करना, फिर से रिड्यूस करना है, किसे, इस वाली कंपाउंड को। अगर तुमने यहाँ पे हाइड्रोजन जनरेट करी, नेसेंट हाइड्रोजन, तो इसने कन्वर्ट किस में होना है, इसने कन्वर्ट हो जाना है NH2 में। और आगे के जो रिएक्शन से बड़े फेमिलियर है, जैसे ही तुमने NH2 देखा और ये रिएजेंट देखा, यहाँ पे टेम्परेचर का मेंशन करना चाहो तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अगर ये ज़्यादा होगी, इवन 10-15 डिग्री सेल्सियस हो गई, तो वो टेस्ट ट्यूब ब्लास्ट कर जाते हैं, ठीक है ना। बहुत ही डेंजरस रिएक्शन है। और इसने क्या क्रिएट करना है, इसने क्रिएट करना है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बहुत ही फेमस सॉल्ट है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। इसके आगे की चीज़ें तुम बता सकते, एक बार ट्राई कर लो। इसके आगे की चीज़ें बहुत ही आसान है, बल्कि हम लोगों ने ये जो डाइबल है, ये हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा भी था। इस वाली जगह पे हम लोगों ने इसे पढ़ा भी था। ठीक है, ये कंट्रोल्ड रिडक्शन के अंदर काम आते हैं। और यहाँ पे भी इन्होंने यही रिएजेंट यूज करा हुआ है। और एनसीईआरटी के अंदर डाइबल H उन्होंने यूज करा है। एनसीईआरटी में इन पेजेस के ऊपर उन्होंने डाइबल H यूज कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि डाइबल H इतने कॉर्नर में लिखा होता है कि कई बच्चों को ये लगता है आउट ऑफ सिलेबस है। ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, सिलेबस के अंदर है, कम यूज करा है, अलग सी बात है। बहुत ही प्रिसाइज यूज है। एसिड को, एस्टर को और साइनाइड को ये एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही है। अब इसने कन्वर्ट किस में करना है, इसने कन्वर्ट किस में करना है भाई, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अब इस वाली पार्ट में देखो कितनी हर बार बता रखा है कि इसका जो निगेटिव पार्ट है, अगर आप इसे जनरलाइज लिख सकते हैं ए पॉजिटिव और बी निगेटिव में। ए पॉजिटिव क्या लिखा है, वो इमटेरियल है। बी निगेटिव जो भी है वो इस रिंग के ऊपर आ जाना है। जो भी बी निगेटिव है वो इस रिंग के ऊपर आ जाना है। ठीक है, इस वाली केस में निगेटिव क्या है, Cn निगेटिव। तो इसने कन्वर्ट किस में करना है खुद को, इसने खुद को कन्वर्ट करना है Cn निगेटिव के अंदर। और फिर अगर तुमने डाइबल यूज करा तो वो तीन रिएक्शंस कौन कौन से भाई, एसिड, एस्टर और साइनाइड, इसको उसने कन्वर्ट किस में करना है, एल्डिहाइड के अंदर। तो ये कन्वर्ट हो जाता है अपना एल्डिहाइड के अंदर।
तो ये माना जा सकता है कि लास्ट वाले रिएक्शन में तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन जो पहले 3 स्टेज थे बड़े ही फेमिलियर थे। ये इन्होंने ABCD करके बना रखे हैं, अगर तुमने लिखा हो तो देखो। ये पहला पार्ट है जो रिड्यूस होकर बना, जो नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन पे बना। ये पहला पार्ट है जो रिडक्शन के बाद बना, और ये इसका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट BDS। और ये यहां पे ये इस वाली पार्ट के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और ये यहां पे इन्होंने इसको ऑक्सीडाइज करा, पार्शियल ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये केस भी पहले जैसा ही है, कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस वाली केस के अंदर क्या करना है तुम्हें, इस वाली केस के अंदर जो इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, सिर्फ वो इंटरेस्टिंग सा पार्ट इस वाली साइड पे है। तुम्हें ये डिसाइड करना है कि D पॉजिटिव और यहां से क्या जनरेट हो रहा है H पॉजिटिव, और फिर क्या जनरेट हो रहा है OH नेगेटिव, और इस वाली साइड से क्या जनरेट हो रहा है SO4 2 नेगेटिव। अब एक बार तुम्हें डिसाइड करना है कि ये जो स्टार्टिंग एल्कीन है इसके साथ D पॉजिटिव ने अटैच होना है, H पॉजिटिव ने अटैच होना है, OH नेगेटिव ने अटैच होना है, SO4 2 नेगेटिव ने अटैच होना है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इसकी EMF पढ़ रखी है वोल्टेज के अंदर, और यहाँ पे ऑन एन एवरेज नॉर्मली पढ़ाई करते हैं। डाइबल क्या है, डाइबल ये है बेटा, डाई आइसो, इट्स ए डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और ये कंट्रोल्ड रिडक्शन में यूज करते हैं, कंट्रोल्ड रिडक्शन में यूज करते हैं। जनरली ये कंट्रोल्ड रिडक्शन के अंदर यूज करते हैं, जनरली ये कंट्रोल्ड रिडक्शन के अंदर यूज करते हैं। तो डाइबल H का इस्तेमाल करते हैं किसमें, एल्डिहाइड को, साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर एसिड और एस्टर को पार्शियली रिड्यूस करके एल्डिहाइड बनाने के लिए। ये बताओ, ये D अटैच होना है, H अटैच होना है, और कहां पे अटैच होना है? ये D और H में से किसने अटैच होना है? OH नेगेटिव और SO4 2 नेगेटिव में से किसने अटैच होना है, और कहां पे अटैच होना है? दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। यही प्रॉब्लम आती है जब यहां पे सपोज हमने लिखा BD3, BS3 नहीं, BD3 लिखा। जब भी ये प्रॉब्लम जनरेट होती है, मतलब ये प्रॉब्लम 2 जगहों पे जनरेट होती है। D अच्छा D आ रहा है, लेकिन D कहां पे आ रहा है? चलो ठीक है, यहां पे D अटैच होगा, लेकिन D अटैच कहां पे होना है? D ने अटैच होना है, ये बात सही है, D ने अटैच होना है, ये बात सही है, मगर कहां पे अटैच होना है? डबल बॉन्ड में उस वाली जगह पे जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, डबल बॉन्ड में उस वाली जगह पे जहां पे हाइड्रोजन कम है। D अटैच होना है, ओके एक्सेप्ट, एग्रीड, लेकिन वो कहां पे अटैच होने हैं? द कार्बन विच इज हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन विच इज हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। बोलो 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 बच्चों। ये देखो, ये क्या करो, कंपाउंड सेलेक्ट करी, ये कंपाउंड सेलेक्ट करी, ठीक है। अब जो D है, D ने अटैक करा इस वाली जगह पे, D ने अटैक करा इस वाली जगह पे, और इस वाली जगह पे अटैक करा OH ने। ध्यान रखना, D ने वहां पे अटैक करा, OH ने यहां पे अटैक करा, और ये सारी चीजें फॉर टाइम बिंग कैसे दिख रही है किसी को? ये कैसे दिखनी है भाई? ये ऐसी दिखनी है D, और ये दिखा जी OH, ठीक है। अब जब तुमने इसके ऊपर इस वाली केस में जब तुमने ये रिएजेंट यूज करे, फिर बाद में सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ CH3Cl, जब तुमने सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ CH3Cl यूज करे, तो सबसे पहले क्या आएगा भाई? सबसे पहले आना है सोडियम ने किसे रिप्लेस करना है? सोडियम ने सबसे पहले इसे रिप्लेस करा। और जब इस वाली जगह पे CH3I ने अटैक करा, तो क्या करना है भाई? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव जो है उसे फिल्टर आउट कर दो।
इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तुम्हें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि इफ द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी इनऑर्गेनिक सॉल्ट इज देयर, तो तुमने उस वाली सॉल्ट को बाहर निकालना है। अगर पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट, तो सबसे पहले ये पॉसिबिलिटी रूल आउट, सबसे पहले इस पॉसिबिलिटी को यूज करना है। बता सकते हैं कि अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उनके फॉर्म होने की टेंडेंसी ऑर्गेनिक से ज़्यादा क्यों है। अगर मान लो हमने यहाँ पे कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना दी तो इतना एग्रेसिव क्यों हो जाना चाहते हैं कि भाई ये तो बनेगा ही बनेगा, ऐसे क्यों है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रोबेबिलिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड से ज़्यादा क्यों हो जाती है, या फिर उसका जो बनना है वो इतना फिजिबल क्यों होता फास्ट। जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर तुमने एक चीज़ हमेशा नोटिस करी होगी, पानी बाहर आ जा रहा है, HCl बाहर आ जा रहा, NH3 बाहर आ जा रही, कई बार NaCl बाहर आ जा रहे, NaI बाहर आ जा रहा, तो ये जो, या कैल्शियम कार्बोनेट बाहर आ जा रहे, तो ये जो बाहर आ जा रहे इनके बाहर आने की पॉसिबिलिटी इतनी ज़्यादा क्यों होती है। आयनिक बॉन्ड नहीं, फिर चलो आयनिक बॉन्ड तो है, ऑब्वियस सी बात है आयनिक बॉन्ड है, लेकिन उससे होता क्या है, उससे होता क्या, आयनिक बॉन्ड है उससे होता क्या है भाई, उससे होता ये है कि उनकी जो स्टेबिलिटी है, जो उनकी स्टेबिलिटी है, दैट स्टेबिलिटी इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ द हायर लैटिस एनर्जी। बेसिकली आंसर क्या है, हायर लैटिस एनर्जी, हायर लैटिस एनर्जी। इनके बनने के जो चांसेस है, इनकी जो पॉसिबिलिटी है वो हायर लैटिस एनर्जी के कारण, हायर लैटिस एनर्जी के कारण उनके बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। डेल्टा एच इस वाली केस में ज़्यादा नेगेटिव होता, डेल्टा एच इस वाली केस में ज़्यादा नेगेटिव होता, तो उसके बनने के, उसके प्रेसिपिटेट आउट होने के पॉसिबिलिटी जो है वो बाकी चीज़ों के कॉम्परेटिवली काफ़ी ज़्यादा होती है। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई बच्चों। तो इसलिए तुमने एक चीज़ नोटिस करा होगा, ये एक एबनॉर्मल सी बातें हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन से, और आप प्रायोरिटी किसे दे रहे हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के सेपरेशन को। कोई शक है। अब ये जो सवाल है ना, ये बहुत ही आसान है। इतने सारे सवाल डिस्कस करने के बाद तुम इसे आसानी से बना सकते हैं। एक बार फिर से दो पॉसिबिलिटी, कौन सी दो पॉसिबिलिटी, साइक्लो अल्केन की, साइक्लोब्यूटेन की, और एक अल्कीन की, और वो अल्कीन भी लीनियर और ब्रांच, मतलब 3 पॉसिबिलिटी बन जा रही है। लीनियर अल्कीन, ब्रांच्ड अल्कीन, एंड साइक्लो अल्केन। अब ये तुम्हारी जुरिडिक्शन है, तुम्हारी जुडिशियस एप्लीकेशन है कि तुम इनमें से किसे लेकर आगे बढ़ते हो। अब ये तुम्हारे लिए एक जुडिशियस एप्लीकेशन है कि तुमने क्या करना है, तुमने इनमें से किसे लेकर आगे बढ़ना है। कई बार क्या होता है अल्कीन के अंदर तो तुम्हारे पास फ्रीडम है, ठीक है ना, लेकिन कई बार ऑप्शंस ऐसे क्रिएट करे जाते हैं कि उन ब्रांच और लीनियर अल्कीन में से कोई एक ही आंसर हो सकता है। अभी हो सकता है कि आपके पास दोनों ऑप्शन सही आ जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उनमें से कोई एक ऑप्शन ही सही हो, दूसरा ऑप्शन गलत है। तो यू शुड बी केयरफुल, यू शुड बी केयरफुल। तो साइक्लो अल्केन को क्या करा भाई, साइक्लो अल्केन को क्या करा, इसे रूल आउट कर दिया, साइक्लो अल्केन को रूल आउट कर दिया। क्यों, उसने क्या अपराध करा, साइक्लो अल्केन की क्या गलती है, उसने क्या अपराध करा भाई बताओ, साइक्लो अल्केन की क्या गलती है, उसने क्या अपराध करा, रूल आउट क्यों करा उसे। क्योंकि यहाँ पे जो रिएजेंट बना रखे हैं, यहाँ पे जो रिएजेंट बना रखे हैं, ये देखो, ये रिएजेंट अपने पास एडिशन रिएक्शन के लिए है। किसके लिए है भाई, एडिशन रिएक्शन के लिए है। और ये जो रिएजेंट है ये किसके लिए है, ये अपने पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए है, ये अपने पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, ये अपने पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए है। लेकिन 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 एक प्रॉब्लम है, ये सब्स्टिट्यूट कब हो सकते हैं, जब वहाँ पे एक कोई निगेटिव सा चार्ज हो, वहां पे कोई एक निगेटिव सा चार्ज हो, यानी हाइड्रोजन तो नहीं हो सकता। तो यहां पे देखो, यहां पे स्टार्ट ऐसे करते हैं, ये एडिशन है, इसलिए साइक्लो अल्केन रूल आउट हो सकता है, क्योंकि साइक्लो अल्केन एलिमिनेशन दे सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन दे सकते हैं, मगर एडिशन रिएक्शन नहीं दे सकता। और यहाँ पे पहली रिएजेंट हमने क्या इस्तेमाल करी, पहली रिएजेंट इस्तेमाल करी एडिशन रिएक्शन की, तो ये डबल बॉन्ड ही हो सकता है, ये साइक्लो अल्केन बिल्कुल नहीं हो सकता, साइक्लो अल्केन से बाहर आ गए। अब आगे अपने पास दोनों चीज़ें बच गई, अपने पास दोनों चीज़ें बच गई, अपने पास दोनों ऑप्शन बच जाते हैं। ये भी बच जाता, वो भी बच जाते हैं। तो इस वाले केस में ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। बी आर कहाँ पे लगना, अंदर की साइड पे या बाहर की साइड पे, बी आर कहाँ पे लगना है,
अंदर की साइड पे या बाहर की साइड पे? बाहर की साइड पे, ठीक है। बी आर लगना है बाहर की साइड पे, कोई कह रहा है अंदर की साइड पे, क्यों भाई अंदर बाहर की? भाई देखो जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है ना, जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है उसके अंदर क्या करते, जो मार्कोनिकॉफ एडिशन है उसमें हाइड्रोजन बाहर की तरफ में और जो बी आर है वो अंदर की साइड पे आता। इस वाली केस में बी आर बाहर की साइड पे और हाइड्रोजन अंदर की साइड पे आना है। बी आर बाहर की साइड पे और हाइड्रोजन अंदर की साइड पे आना है। तो इस वाली साइड पे आ गई बी आर, इस वाली साइड पे आ गई बी आर, और इस वाली साइड पे इस वाली साइड पे इस वाली केस में भी ऐसा ही होना है। ये बी आर बाहर की साइड पे और हाइड्रोजन अंदर की साइड पे और एक डबल बॉन्ड रिमूव कर रहा। अब जब ये Na पॉजिटिव है, इसने क्या करना है, इस बी आर के साथ रिएक्ट करना है। और अगर वो Na अपनी जगह से हट जाए, अगर वो Na अपनी जगह से हट जाए तो इसने क्या क्रिएट करा, इसने क्रिएट करा C और ट्रिपल बॉन्ड CH। इसने क्या क्रिएट करा, C और ट्रिपल बॉन्ड CH। इसने ये क्रिएट करा, इसने ये क्रिएट करा, ठीक है। तो आंसर देखते हैं, इन्होंने फाइनल आंसर दे रखी है, इन्होंने फाइनल आंसर दे रखी है, यहां पे फाइनल आंसर दे रखी है। अगर तुम्हें कोई सिखाओ तो तुम पूछ सकते, बिकॉज ऑफ ROR, ठीक है, बिल्कुल। जो पेरोक्साइड है, ये जो पेरोक्साइड है ये बड़ी आसानी से सनलाइट के अंदर ब्रेक हो सकते हैं, और इसने 2 RO रेडिकल जनरेट करने हैं। लेकिन जो पेरोक्साइड इफेक्ट है, पेरोक्साइड इफेक्ट, दिस इज शोन बाय Br ओनली, नॉट बाय आयोडीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। क्या रीजन हो सकता है भाई, ये इतना सेलेक्टिव क्यों है? ये सिर्फ Br के साथ ही काम क्यों कर रहा है, ये बाकियों के साथ काम क्यों नहीं कर रहा? नहीं प्रिंस है ना, इस वाली केस में दोनों आंसर सही है। लेकिन अगर उसने आईपीसी नेम दे रखे होते, अगर उसने ये कहा होता कि भाई इसमें जो है वो इसके बाद भी हमने एक रेजेंट ले रखा है जो जिसने मान लो एक एलिमिनेशन रिएक्शन क्रिएट कर दी, अब उस एलिमिनेशन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, यहाँ तक तो तुम कुछ डिफरेंशिएट नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल उसने बता रखा हो 1 डिग्री 2 डिग्री। अगर उसने ऐसा बता रखा हो, उसने ये कह रखा हो कि सारे कार्बन एक जैसे है, या उसमें 2 डिग्री कार्बन कम है, या फिर उसमें 3 डिग्री कार्बन नहीं है, ऐसी चीज़ें उसमें ऐड करी होनी चाहिए, जब जाके तुम डिफरेंशिएट कर सकते इनको, ठीक है। यहाँ तक इन्हें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो भाई यहां पे ये बताओ कि HBr, वाई पेरोक्साइड रिएक्शन इज वैलिड फॉर, वाई पेरोक्साइड रिएक्शन इज वैलिड फॉर ब्रोमीन ओनली, Br ओनली। क्यों ऐसे क्या खासियत है Br के अंदर? देखो यहाँ पे रीजन क्या है, यहाँ पे सारी कहानी स्टार्ट होती है RO के साथ, RO फ्री रेडिकल के साथ। अब क्या होना है, ये देखो, ये RO फ्री रेडिकल ने H और F, H और Cl, सपोज एक टेंटेटिव वैल्यू लेते हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है 80 किलो कैलोरी, मान लो लेट इट बी, ये 80 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि ये वही सारे बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं जो 80 किलो कैलोरी से ब्रेक हो सकते हैं या उससे कम। HF और HCl में, HF तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड भी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस भी ज़्यादा है, तो इनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। ऑलमोस्ट तुम समझ लो कि ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हो जाती है, लेट इट बी 130 कर लो, मान लो ये एक टेंटेटिव सी वैल्यू है। HCl के केस में भी ये वैल्यू इस 80 वाली वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा होती है, लेट इट बी 105। तो ये दोनों बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकते। लेकिन जो HBr का बॉन्ड है, वो बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाना है। इसके लिए सपोज 78 के आसपास की वैल्यू है, 78 किलो कैलोरी की वैल्यू है, 78 किलो कैलोरी की वैल्यू है किसके लिए भाई? 78 किलो कैलोरी की वैल्यू है ब्रोमीन के लिए। यानी कि जो फ्लोरीन और क्लोरीन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ थी, वो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो पेरोक्साइड एनर्जी प्रोवाइड कर सकती, उस एनर्जी से उसे ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। जो एनर्जी पेरोक्साइड प्रोवाइड कर सकती है, उस एनर्जी से HF और HCl को ब्रेक नहीं कर सकते। Br को कर सकते हैं, आयोडीन को भी कर सकते हैं। तो फिर सवाल ये है कि फिर आयोडीन में ऐसी क्या खासियत है कि वो इसके साथ रिएक्ट करना नहीं चाहता? आई के साथ क्या प्रॉब्लम है, वो देखो।
एक रूल है, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मैं खुद ही मरने वाला, है ना, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मैं खुद ही मरने वाला। वही मामला यहाँ पे भी है। ये आयोडीन तो बड़े आसानी से टूट जाते हैं, लेकिन इसकी प्रॉब्लम है, इसकी प्रॉब्लम है कि ये दो आई फ्री रेडिकल I2 बना लेंगे, और हमें I2 नहीं चाहिए, हमें तो किसी कंपाउंड के साथ सिंगल आई चाहिए, हमें तो RI चाहिए, RI चाहिए, वी डोंट नीड I2। तो यहां पे क्या है, इन्होंने बड़े आसानी से इसे ब्रेक कर दिया आई फ्री रेडिकल के अंदर, लेकिन आई की प्रॉब्लम है, इट इज हैविंग हायर टेंडेंसी टू फॉर्म I2। एक बार फिर से लॉजिक वही है कि I2 में जो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है, तो दे आर हैविंग हायर टेंडेंसी टू फॉर्म I2, ठीक है, दे आर हैविंग हायर टेंडेंसी टू फॉर्म I2। यहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात अभी नहीं कर रहे, ठीक है, यहां पे सिर्फ स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि वो इतने स्टेबल होते, सॉलिड है, वो उसने I2 सॉलिड बना दिया, वंडरवाल फोर्स उसके अंदर ज्यादा है, तो वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना लेता, वो सॉर्ट आउट कर जाता वहां से। इस वाली केस में तुम्हें थोड़ी सी ट्राई करनी है, क्योंकि जो पहला पार्ट है वो आइडेंटिकल है, जो पहला पार्ट है जो ए है वो तो वही है जो अभी पीछे वाली रिएक्शन के अंदर आया, और जो नीचे का पार्ट है वो एक बार तुम्हें सोचना है। पहला पार्ट तो वही है जो तुमने अभी देखा, पहला पार्ट वही है जो तुमने अभी देखा, दूसरे पार्ट के अंदर तुम्हें सोचना है कि होना क्या है, दूसरे पार्ट के अंदर तुम्हें सोचना है भी होना क्या है। ये मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की प्रोसेस है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का जो पार्ट है, बेसिकली यहाँ पे डीमर्क्यूरेशन फिलहाल तो दिख नहीं रहा क्योंकि NaBH4 नहीं है, लेकिन अगर तुमने इसे हाइड्रोलाइज करा तो कुछ तो होना ही है। हाँ, यहाँ पे डीमर्क्यूरेशन का पार्ट नहीं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन का पार्ट है, लेकिन उसने जनरेट क्या करना है, कीटोन फॉर्म होगा। बढ़िया बढ़िया, तो यहाँ पे पहले ए बना लो, पहले ए बना लो, फिर ध्यान रखना कि अगर दो कार्बन हो तो ट्रिपल बॉन्ड विल गेट कन्वर्टेड इनटू, लेकिन अगर दो से ज्यादा कार्बन है तो ट्रिपल बॉन्ड इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू कीटोन। इसका तुम्हें ध्यान रखना है, ट्रिपल बॉन्ड टू कीटोन। तो यहां पे ऑब्वियस सी बात है, दो से ज्यादा कार्बन है, रिएक्टेंट के पास ही 4 कार्बन है, बाद में हमने दो और ऐड करे तो टोटल हो गए 6, ठीक है ना, टोटल हो गए 6। तो इस वाली केस में क्या करा, टोटल हो गए 6, तो यहां पे बनना है कीटोन। यहां पे क्या जनरेट होना भाई, यहां पे जनरेट होना है कीटोन। ये देखो यहां पे कीटोन जनरेट करा, ये आगे। अब इस वाली बॉन्ड को हमने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, इसकी ऑक्सीमर्क्यूरेशन करनी है, और ये जो डबल बॉन्ड है ये सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर आ रहा है, बिकॉज इट हैज टू क्रिएट ए कीटोन। और जो अल्डिहाइड है दैट कैन बी क्रिएटेड ओनली इन द केस व्हेन ओनली 2 कार्बन इज देयर। इस वाली केस में एक और भी खासियत है, ये जो HgSO4 का केस है, इस वाले केस में कार्बोकेटायन रीअरेंज नहीं होते, इस बात का ध्यान रखना। कोई बता सकता है इसका आंसर क्या है, वो क्यों नहीं हो सकते भाई। HgSO4 वाली सॉल्ट के अंदर जब अपन यूज कर रहे हैं तो वहां पे कार्बोकेटायन रीअरेंज क्यों नहीं हो सकता, उस वाली केस में कार्बोकेटायन रीअरेंज क्यों नहीं हो सकता भाई, आइडिया है कोई। मेजॉरिटी प्लेसेस के अंदर कार्बोकेटायन रीअरेंज हो जाते हैं, 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री, लेकिन अगर तुमने Hg के सॉल्ट यूज करे तो वहां पे ये जो कार्बोकेटायन की रीअरेंजमेंट है ये रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। मगर क्यों रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है भाई, Hg ने ऐसा क्या पाप कर दिया, स्टेरिक हिंड्रेंस। बिल्कुल, Hg का सॉल्ट इतना बड़ा है, Hg खुद ही इतना बड़ा है कि उसके साथ कार्बन की रीअरेंजमेंट नहीं हो सकती, उसे माइग्रेट करके पॉजिटिव चार्ज को रीएडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। साइक्लिक भी बना सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल साइक्लिक ही बनाता है बेसिकली। BH4 के साथ जो BH3 के साथ जो कंपाउंड बना रहे हैं वो भी साइक्लिक ही होता, इसके साथ एक टेम्पररी सा साइकिल क्रिएट होते हैं, लेकिन जो बोरेशन हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है उसके अंदर तो वाकई में एक साइक्लिक कंपाउंड क्रिएट होता है फॉर टाइम बिंग। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस तुम्हारी सिलेबस में ये एक सिंगल पार्ट है, तुम्हारी सिलेबस में ध्यान रखना। और तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, अपने हमने क्या करा, 2 फिनाइल ग्रुप क्रिएट कर दिए, अब भी कार्बोकेटायन रीएडजस्ट नहीं कर सकता,
वहाँ पे क्या करा, वहाँ पे एलीन कंपाउंड डाल दी, फिर वो रिएडजस्ट नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हारे सिलेबस के अंदर Hg का जो सॉल्ट है यहाँ पे वो नहीं कर सकता, और इसलिए वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इसमें भी पहला पार्ट तो ठीक ठाक है, दूसरे पार्ट में तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना है। पहला पार्ट ठीक ठाक है, दूसरे पार्ट में तुम्हें दिमाग लगाना है। क्विकली बता सकते हो इसमें क्या आंसर होगा? फास्ट। अगर तुम्हें सिर्फ 30 सेकंड का टाइम दिया जाए तो 30 सेकंड के अंदर तुम बता सकते हो। पहला पार्ट तो हम सब ने डिस्कस करा, सेकंड पार्ट के अंदर क्या आना है। और सिंपल लॉजिक है, बहुत सिंपल सी लॉजिक है, बहुत छोटी सी लॉजिक है। अल्कीन, अच्छा क्यों भाई, क्यों बन जाना है अल्कीन? अल्कीन क्यों बन जाना है ये बताओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सोडियम है, ये जो सोडियम हमने ऐड करा, तो फाइनली क्रिएट क्या करा था? फाइनली क्रिएट करा था ये कंपाउंड। फाइनली क्या क्रिएट करा था भाई? फाइनली क्रिएट करा था ये चार कार्बन हो गए अपने। इस 4 कार्बन के साथ जो था वो इस 4 कार्बन के साथ एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन लगा रखे थे, ठीक है। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन है पहले से, और हमने क्या करा? सोडियम यूज करा, हमने सोडियम यूज करा, NaNH2 इन लिक्विड डाइल्यूट अमोनिया। तो बेसिकली यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव है, बहुत सारे सोडियम पॉजिटिव है, अमोनिएटेड सोडियम पॉजिटिव। अब ये अमोनिएटेड सोडियम पॉजिटिव ने क्या करना है? 2 चीजें हो सकती है, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में रिड्यूस करना, या फिर ऐसा नहीं करना, या फिर ऐसा नहीं करना। यही आंसर है, या तो करना है या फिर नहीं करना है। क्या कहते हो भाई, क्या कर सकते हैं? करना है, नहीं करना है। या तो ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड के अंदर रिड्यूस हो जाना है, या फिर नहीं रिड्यूस होना। सोडियम इज गोइंग टू रिप्लेस हाइड्रोजन ओनली। क्या होना है? क्या होना है बच्चों? सोडियम इज गोइंग टू रिप्लेस हाइड्रोजन ओनली। देख लो इसे भाई। वहां पे जो डाइल्यूट NH3 दे रखा है ना, जो डाइल्यूट NH3 दे रखा है, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया यूज करते, डाइल्यूट NH3 नहीं लिखते। वहां पे सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया लिखते, डाइल्यूट NH3 लिखते। उसकी वजह से यहाँ पे सोडियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है। दिस इज गोइंग टू रिप्लेस द H पॉजिटिव। और जो NH2 है ना, यहाँ पे देखो, ये NH2 नेगेटिव है, ये सोडियम पॉजिटिव है। इस हाइड्रोजन को इसने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, इस हाइड्रोजन को इसने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, उसकी जगह पे ये जाके ऐड हो जा रहा, उसकी जगह पे ये जाके ऐड हो जा रहा। लेकिन अगर तुमने लिक्विड अमोनिया के अंदर सोडियम ले रखा होता है ना, अगर वहां पे डाइल्यूट NH3 यूज नहीं करते तो फिर ये चीजें नहीं कर सकते। तो इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है कि जो बर्च रिडक्शन है उसके अंदर डाइल्यूट NH3 नहीं लिखा होता। ये एक माइनर सा डिफरेंस है। ये फिर एक आसान सा सवाल है, ये फिर एक बहुत ही आसान सा सवाल है, पहले वाले सवाल के ऊपर बेस्ट। जब तुमने यहाँ पे ये चीजें तुमने डाल दी तो फिर से क्या बना भाई? फिर से ये बना सी सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये बना। अब क्या करा तुमने? यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Br डाल रखे हैं। तो पहली यहाँ पे डाई ही बनना है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HBr डाली तो एक H और एक Br, H बाहर की साइड पे और Br अंदर की साइड पे। जब तुमने दूसरी बार यूज करी, एक H यहाँ पे और Br यहाँ पे। ध्यान रखना, अगर CCl4 डाल रखा होता तो फिर ये CCl4 डाल रखा होता तो टेट्रा हैलाइड बन जाने थे। अगर CCl4 डाल रखा होता तो टेट्रा हैलाइड बन जाने थे। CCl4 डाल रखा होता तो टेट्रा हैलाइड बन जाने थे। सपोज इसी सवाल के अंदर उसने तुमसे पूछा कि आप ये डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये जेमिनल है या वेसिनल है। इस वाली सवाल से हटकर आंसर। अगर तुमसे उसने पूछा ये कंपाउंड है, अब आपने ये प्रूफ करना है ये जेमिनल है या वेसिनल है। भाई ठीक है, Br डाल दिया, हमने Br डाल दिया। मान लो उसने तुम्हें कोई स्ट्रक्चर दे नहीं रखे थे, उसने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ, हमने दो HBr ऐड कर दिए, लेकिन अब ये पता नहीं चल रहा कि वो जेमिनल है या वेसिनल है। उसने तुम्हें कार्बन चेन लेंथ भी नहीं बताई, ठीक है ना। उसने कुछ कहानियां बताई कि एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, उसमें हमने ऐसा करा, उसमें हमने वैसा करा, उसमें हमने CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C Na डाल दी और फिर यही सब कुछ करा। अब तुम्हें उसने पूछा आप ये बताओ कि जेमिनल है या वेसिनल है, कैसे सॉर्ट आउट करोगे? मान लो फॉर्मूला ही नहीं पता था,
C4H8 है, इसे पता ही नहीं था, लिखा था एक एल्कीन है। इतने ज़माने में कोई एक एल्कीन हो सकता है, बहुत सारे एल्कीन है। अब उसने तुम्हारे सामने एक सवाल डाल दिया कि भाई हमने बना तो दे डाईहैलाइड, लेकिन अब ये पता नहीं चल रहा है कि ये जेमिनल डाईहैलाइड है, विसिनल डाईहैलाइड है। कैसे करोगे? हाइड्रोलाइज करा, क्या बन जाना है भाई हाइड्रोलाइज करके? हाइड्रोलिसिस तो दोनों की होनी है, हाइड्रोलिसिस तो दोनों की होनी है। सपोज फॉर ए टाइम बिंग सपोज अगर हमने ऐसा करा, मान लो ये हमने ऐसा करा और सी ऐसे करा, एक बी आर यहाँ पे ऐड कर दी, एक बी आर यहाँ पे ऐड कर दी, दूसरी केस के अंदर आर सी एक बी आर यहाँ पे और दूसरी बी आर यहाँ पे ऐड कर दी। ठीक है ना? हाइड्रोलाइज तो दोनों होने, हाइड्रोलाइज तो बेटा दोनों ही हो जाने हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक ने हाइड्रोलाइज होना है दूसरा हाइड्रोलाइज नहीं होना। हाइड्रोलाइज होने के बाद क्या होना है? हाइड्रोलाइज होने के बाद क्या होना है? सपोज यहां पे तुम्हें यहां पे किसी भी केस के अंदर, इस वाली केस के अंदर क्या आयोडोफॉर्म टेस्ट वैलिड हो सकता है? क्या आयोडोफॉर्म टेस्ट का कोई रोल है क्या? इस वाली केस में आयोडोफॉर्म का कोई रोल है क्या? डिहाइड्रेशन, भाई यहां पे तो पानी है ही नहीं, तो तुम डिहाइड्रेट कैसे करोगे? यहां पे तो पानी है ही नहीं, तो डिहाइड्रेट कैसे करोगे? विसिनल डाईहैलाइड, यहां पे आयोडोफॉर्म 2,4-DNP, इनका कोई रोल है क्या? इनका कोई रोल है या फिर ये सारी चीजें मैंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिख रखी है? या तो रोल हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर तुमने इसे हाइड्रोलाइज करा, बेसिक हाइड्रोलिसिस करी तुमने, तो पहली वाली केस के अंदर क्या बन जाना है? पहली वाली केस के अंदर बन जाना है RCC और 2 OH आ जाने हैं। कितने आने हैं भाई? 2 OH आ गए और ये चलो ठीक ठाक स्टेबल होते हैं। अब अगली केस में तुमने क्या करा? अगली केस में तुमने करा RCC और यहां पे एक OH और इस वाली साइड पे एक OH। एक कार्बन के ऊपर 2 OH हो नहीं सकते, एक कार्बन के ऊपर 2 OH हो नहीं सकते, तो यहां से पानी बाहर, इस वाली केस से पानी बाहर। और ये जब पानी बाहर करा तुमने तो ये सब कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब सवाल है आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? बिल्कुल देगा जी, बिल्कुल देगा। क्यों देगा? ये देखो मिथाइल कीटोन, ये देगा मिथाइल कीटोन। और अगर ये मिथाइल कीटोन है तो इसने आयोडोफॉर्म टेस्ट देना ही देना है। अगर ये मिथाइल कीटोन है तो इसने आयोडोफॉर्म टेस्ट देना ही देना है और 2,4-DNP टेस्ट भी देना है। देखो जहां पे एक ही कार्बन के ऊपर 2 Br है ये तो देगा, लेकिन जहां पे 2 अलग अलग कार्बन के ऊपर 2 Br है वो नहीं देगा, क्योंकि इसने डायोल बनाने हैं। डायोल इज नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है बच्चों, तो इस वाली केस में ध्यान रखना, ये क्या करते हैं जब उन्हें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करना हो तो ऐसी चीजें कर देते कि शुरुआत से उन्होंने आसान सी चीजें करी, लास्ट में आके उन्होंने थोड़ा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर दिया। और ये उसके आंसर है जिसके बारे में भी डिस्कस करा। देखो ऑर्गेनिक में ना एक बात का ध्यान रखना, ऑर्गेनिक के अंदर क्या करना है तुम्हें, ऑर्गेनिक फिजिकल की तरह एब्सोल्यूट नहीं है कि तुमने सॉलिड स्टेट पढ़ा तो उसका लिक्विड स्टेट से कोई लेना देना नहीं, या सॉलिड स्टेट पढ़ा उसका थर्मोडायनेमिक्स से कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। और प्रॉब्लम ये होती है कि तुम ऑर्गेनिक को एक चैप्टर की तरह पढ़ते, अल्काइल हैलाइड एल्कोहल, भाई ये एक चैप्टर नहीं है, ये सारे इंटरलिंक्ड है। और जब तक तुम्हारे पास वो नज़र नहीं होगी जिससे तुम इन्हें कोरिलेट कर पाओ, जब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा, तब तक तुम क्या कर रहे हो, एक एक पॉकेट्स को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। भाई ये पॉकेट्स है ही नहीं, ये एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो है, कुछ पार्ट उस वाली साइड पे, कुछ पार्ट इस वाली साइड पे, कुछ वाली पार्ट। तो तुम्हें क्या करना है, जो कन्वर्जन है, जो डिस्टिंक्शन है, उनको कोरिलेट करना है, तुम्हें उसे टोटलिटी के अंदर देखना है। ये मत सोचना कि एल्डिहाइड का पार्ट है तो एल्कोहल में यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर सकते। तो ऑर्गेनिक के अंदर कोरिलेट करना बहुत जरूरी है अगर तुम उसे समझना चाहते। तुम कोरिलेट मत करो अगर तुम्हें उसे याद करने का शौक है। अगर तुम रटना चाहते, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी श्रद्धा है, तुम बेशक उसे कोरिलेट मत करो। लेकिन अगर तुम्हें उसे समझना है, अगर तुम जानना चाहते कि आखिर ये सारी चीज़ें जो तुम्हारे आसपास हो रही ये अनयूजुअल है या यूजुअल है, तो तुम देखोगे भाई 4-5 रिएक्शन है तुम्हारे सिलेबस के अंदर में जो बार बार रिपीट हो रहे, बार बार रिपीट हो रही है ना। तुम खुद भी जोड़ के देखो कि तुम्हारे पास कितने एडिशन रिएक्शन तुमने पढ़ रखे, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, 2 तरह के पढ़ रखे।
सब्स्टिट्यूशन कितने पढ़ रखे हैं, SN1 SN2 और जो SNCB है वो बहुत ही कम लोगों ने पढ़ रखे हैं, लेकिन फिर भी चलो मान लिया तो 3 हो गए। एलिमिनेशन कितने हैं, E1 है और E2 है, E1CB है, ठीक है ना, E1CB है, SNI भी है, हाँ SNI है, SN1 SN2 SNI, और एलिमिनेशन कितने हैं, E1 E2 और E1CB। इसके बाद अरेंजमेंट पढ़ रखी है, कितनी बार पढ़ रखी है अरेंजमेंट, एक बार पढ़ रखी है जी। तो इतनी चीज़ें हैं ना, यही चीज़ें तो बार बार हो रही, समझ आ रही बातें। अगर तुम ये समझ रहे कि ये रिएक्शन अल्कोहल का है तो तुम गलत तरीके से ऑर्गेनिक पढ़ रहे। भाई वो रिएक्शन अल्कोहल में यूज हुआ, लेकिन वो अल्कोहल का पेटेंट नहीं है। वो रिएक्शन बाकी जगहों पे भी यूज हो सकते हैं। तो तुम्हें इसे टोटलिटी में देखना है, ना कि इंडिविजुअल चैप्टर्स के ऊपर देखना है। जब तक तुम इंडिविजुअल चैप्टर्स के ऊपर देख रहे, जब तक तुम मेमोरी वाली साइड पर जा रहे। भाई जो चीज़ें, अगर किसी चीज़ से अल्कोहल, अगर मान लो कोई तरीका है जिससे अल्कोहल प्रिपेयर कर रहे, तो भाई वो किसी चीज़ की प्रॉपर्टी भी तो होगी ना, आसमान से तो आ नहीं रहा। अगर तुम एल्डिहाइड से अल्कोहल बना रहे, अगर वो अल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड है, तो एट द सेम टाइम दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड ऑल्सो। तो जब तुम इसे कोरिलेट करना सीख जाओगे या जब तुम्हारी इंटेंशन क्रिएट हो जाएगी, तो तुम्हें रटने की जरूरत नहीं। अब इस वाली केस में 10 सेकंड के अंदर बता सकते कि, क्योंकि एक तरह के रिएक्शंस बार बार पढ़ रहे, तो आखिरी 10 सेकंड में बता सकते कि प्रोडक्ट क्या बनना है। लास्ट 10 सेकंड में बता सकते प्रोडक्ट क्या बनना है। बहुत ही आसान है, इट्स ए मैटर ऑफ सम सेकंड्स ओनली। देखो यहाँ पे क्या करा, इन्होंने खुद ही बता दिया कि भाई आपने ना इस वाले Na पॉजिटिव को इस आयोडीन से बाहर निकालेंगे। कोई शक है भाई? अगर Na पॉजिटिव दे रखा है और आयोडीन नेगेटिव दे रखा है, तो कोई शक है कि Na के बाद भी कोई प्रोडक्ट बनना है? पहले ये बताओ, ये Na पॉजिटिव और I नेगेटिव लिखने का मतलब ही क्या था? ये मतलब था ना आबेल मुझे मार, तो इसने मार दिया उसे। अब ये देखो, इस वाली पार्ट के ऊपर जितने भी कार्बन दे रखे, कितने दे रखे भाई, 2 3 5, तो एक और भी लगा दी सेकंड कार्बन के ऊपर, ये लगा रखी है, और ये टर्मिनल कार्बन के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड। तो अब यहाँ पे इस वाली साइड पे एक CH3 आ जाती है। कहाँ से आनी भाई? इस वाली साइड से आनी है। अब ये रोजेनमंड रिडक्शन, अब ये जो है ये लिंडरले कैटलिस्ट थे। BaSO4 एक लिंडरले कैटलिस्ट थी। इसमें कैटालिटिक पॉइजन का जो कॉन्सेप्ट है वो काम कर रहा है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड तक तो जो कैटालिटिक पॉइजन था, कैटलिस्ट काम कर रहा। लेकिन जब डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनाने की बारी आई तो कैटलिस्ट की डेथ होगी। ये हो रहा, तो कैटलिस्ट की डेथ हो गई कब? जब उसने डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना था। ठीक उसके पहले BaSO4 ने कहा सुसाइड, अब कैटलिस्ट रहे नहीं, है ना। तो अब ये रिएक्शन यहां पे रुक जानी है, और ऐसा ही हुआ। अब ये ऐसा ही हुआ, ये ऐसा ही हुआ। यहां पे देखो, ये आया अपना सिस प्रोडक्ट, और अगर हमने यहां पे बर्च रिडक्शन करा होता तो ट्रांस प्रोडक्ट आ जाने थे। अगर बर्च रिडक्शन करा होता तो ट्रांस प्रोडक्ट आने थे। अगर बर्च रिडक्शन करा होता तो ट्रांस प्रोडक्ट आने थे। इस वाली केस में सिस प्रोडक्ट आ गए। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आ रही है? चलो, अब अगर मान लो हमने इसमें Br2 डाल दिया, जो शायद अगले स्लाइड के अंदर हो। मान लो इसी वाली केस के अंदर Br2 डाल दी, हाँ यहां पे इसी वाली केस के अंदर Br2 ऐड कर दी। अब क्या होगा भाई? अब देखना क्या हो सकता है इसमें। इसी वाली केस के अंदर Br2 ऐड करिए, अब क्या होगा? इसी वाली केस के अंदर Br2 ऐड करी, वो पहले जैसा ही केस है, पहले जैसा ही केस है। आयोडीन और सोडियम बाहर आ गए, उसकी जगह एक कंपाउंड क्रिएट हो जाना है, और उस कंपाउंड के साथ Br2 इन CCl4। दोनों नॉन पोलर है, दोनों नॉन पोलर है, दोनों नॉन पोलर है। क्या क्रिएट होना है बच्चों? अल्केन या अल्कीन? पहला सवाल, अल्केन या अल्कीन? जो सेकंड पार्ट है, क्या ये कोई ऑप्टिकल आइसोमर या ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्रिएट करने वाले हैं? क्या इन्होंने कोई ऑप्टिकल या ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्रिएट करना है? क्या देखते, इन्होंने कोई ऑप्टिकल या ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्रिएट करना है इस वाली केस में? दिखता है तुम्हें? इस वाली केस के अंदर क्रिएट नहीं हो सकता, इस वाली केस के अंदर क्रिएट नहीं हो सकता बेटा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना
कोई भी कार्बन ऐसा नहीं है जो एसिमेट्रिकल कार्बन हो, और जब कोई डबल बॉन्ड ही नहीं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक कंडीशन क्रिएट करी होती, वो कंडीशन क्या है भाई, अगर हमने इसे डबल बॉन्ड के ऊपर Br2 ऐड करी होती, उस वाली केस के अंदर हो सकता है कि हमने दो तरह के कंपाउंड क्रिएट करे होते डेक्स्ट्रो एंड लिवो। लेकिन इस वाले केस में ऐसा नहीं हो सकता, इस वाले केस में कोई एसिमेट्रिक कार्बन नहीं। तो अगर कोई एसिमेट्रिक कार्बन नहीं तो ऑप्टिकल आइसोमर इस वाली केस के अंदर काम नहीं कर सकता। ये बहुत ही आसान सी है, मतलब फैक्चुअल प्रॉब्लम है, इसमें पेन पेपर की जरूरत नहीं। ये एक फैक्चुअल सी प्रॉब्लम है, नो पेन नो पेपर। क्या बनेगा भाई, अब साइक्लोअल्केन के ऊपर KMnO4 की रिएक्शन तो हो नहीं सकती, ठीक है ना। साइक्लोअल्केन के ऊपर KMnO4 की रिएक्शन हो नहीं सकती, तो अब ऐसी चीज़ है कि उन्होंने अल्कीन वाला पार्ट सेलेक्ट करा होगा। और अगर अल्कीन का पार्ट सेलेक्ट करा तो बेसिक मीडियम में KMnO4 ने क्या करना है, बेसिक मीडियम में और कोल्ड में KMnO4 ने क्या करना है। यहाँ पे ध्यान रखना, कोल्ड KMnO4, हॉट KMnO4, इनमें भी फर्क है। हॉट KMnO4 जनरली बॉन्ड ब्रेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जनरली ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये थोड़ा इनोसेंट है, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं करता, नो बॉन्ड क्लीवेज। तो तुम्हें इस वाली साइन का ध्यान रखना है। अगर उन्होंने वर्ड के अंदर लिखा है तो कोल्ड लिखा है तो फिर ठीक है, और अगर उन्होंने ऐसा करा होता कि कोल्ड नहीं लिखा होता और यहां पे डेल्टा की साइन लगा दी होती तो फिर दूसरे प्रोडक्ट बन जाते। सॉल्ट बनेगा, देख लेते भाई सॉल्ट बनना है नहीं बनना है। भाई सॉल्ट तब बनता है जब, सॉल्ट तब बन रहा है जब वहां पे तुमने एक तो एसिड क्रिएट करा, और एसिड जो क्रिएट करा बेसिक मीडियम में करा, तो उसने सॉल्ट क्रिएट करने हैं। तुमने एसिड क्रिएट करा एसिडिक मीडियम में, सॉल्ट क्रिएट नहीं होने। तुमने बेस क्रिएट करा बेसिक मीडियम में, सॉल्ट क्रिएट नहीं होने। तुमने बेस क्रिएट करा एसिडिक मीडियम में, अब सॉल्ट बनने हैं। तो इस बात का ध्यान रखना कि सॉल्ट बनने कहां पे है, जहां भी एसिड बेस कॉम्बिनेशन है सॉल्ट वहां बनने हैं। एसिड बेस कॉम्बिनेशन के अंदर सॉल्ट बनने हैं, बेस बेस में कोई सॉल्ट नहीं बनता, एसिड एसिड के अंदर भी कोई सॉल्ट नहीं बनना। एल्कोहल बनना है भाई, एल्कोहल क्यों बन रहा, एल्कोहल क्यों बन रहा भाई, डाइऑल बनना है बेटा, डाइऑल, और वो भी सिस फॉर्म के अंदर। ये बन गए डाइऑल, और ये हमेशा सिस फॉर्म के अंदर ही बनना है, चाहे वो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ हो, KMnO4 के साथ हो, K2Cr2O7 के साथ हो। ये जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं इन्होंने क्रिएट क्या करना है, इन्होंने सिस फॉर्मेट क्रिएट करना है। क्यों करना है भाई सिस फॉर्मेट, ये हमेशा सिस प्रोडक्ट ही जनरेट करते, ट्रांस क्यों नहीं करते भाई, इनके पास पेटेंट नहीं क्या, कि ट्रांस क्यों नहीं जनरेट करते, किसी ने मना कर रखा है क्या, या इनके पास ऑर्डर्स नहीं है। ये हमेशा सिस क्रिएट करते, ट्रांस क्रिएट क्यों नहीं करते। अगर यही सवाल आ जाए तो इसे कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। अगर यही सवाल हो कि ये सिस क्रिएट करते भाई, ये ट्रांस क्रिएट नहीं कर रहे, तो क्या लॉजिक है, कैसे बता सकते। अगर हॉट कंपाउंड है बच्चों तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जानी है और ये फर्दर ऑक्सीडाइज होना है, जिसके साथ जैसे ये कार्बन है, सिर्फ एक कार्बन है, इट विल कन्वर्ट इनटू CO2 और ये बन जाएगा एसिड, ये बन जाएगा एसिड, इसके साथ बन जाने हैं एसिड अपना। ये जो पार्ट है ये एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाना है और ये पार्ट CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाना है, अगर ये हॉट है तो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अटैक फ्रॉम सेम साइड, हाँ देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है वो समझ लो। ये जो कंपाउंड्स होते हैं ना MnO4, इस तरीके से कंपाउंड क्रिएट कर लेते हैं, ये दो नेगेटिव और ये आगे दो ऐसे, ठीक है, MnO4 नेगेटिव, सिंगल नेगेटिव। और ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट उस मेटल को या उस कार्बन हाइड्रोकार्बन वाली पार्ट को अटैक करता है। ये उस हाइड्रोकार्बन वाली पार्ट को अटैक करता है। इतना स्टेरिक हिंड्रेंस होता कि जिस साइड से ये बाहर आएगा उस वाली साइड पे ही जाकर दूसरा H पॉजिटिव आना है। जब तक ये वहाँ पे अटैच्ड है ये रेयर साइड एंट्री परमिट नहीं करता, क्योंकि इसकी साइज बहुत ज़्यादा है। ऑस्मियम भी इसी क्राइटेरिया के अंदर आता, Cr भी इसी क्राइटेरिया के अंदर आता और Mn भी इसी क्राइटेरिया के अंदर आता। तो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है जो इस तरीके के सॉल्ट है, बल्कि एयर सॉल्ट है, ये कभी भी ट्रांस एडिशन परमिट नहीं करते।
अब ये देखो, ये भी एक बढ़िया सा सवाल है, C10H12। तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि C10H12 का क्या मतलब है। C10H12 अगर तुम्हारे पास काफ़ी फालतू टाइम हो तो तुम इसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन इन सबके साथ एक बार ही लेकर देख सकते। भाई अल्केन है क्या, अल्केन होता तो C22 होना चाहिए था, अल्कीन होता तो C20 होते, अल्काइन होता तो C18 होने थे। ये तो किसी में नहीं आ रहा, अब क्या करें। तो जब भी तुम्हें ये गैप बहुत कम दिखे, कौन सा गैप, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का गैप अगर इतना कम हो, पास पास हो, ऐसा लग रहा हो जैसे काउंटिंग सिखा रहे, 10, 11 छोड़कर 12, 7 छोड़कर 8, तो इसका ये मतलब है बेंजीन रिंग होगी। जब भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का गैप बहुत कम होगा तो ये मान के चलो, और कार्बन कितने होने चाहिए, 6 से ज़्यादा। ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें कह दिया C2, मान लो एक तरीके से ऐसा लिख दिया, C2H4 ऐसा लिख दिया। अब तुम इसमें सोच लेगो कि पास पास है तो बेंजीन रिंग होगा, ऐसे नहीं है। 6 कार्बन के बाद अगर है तब ये सोचना है, 5 भी हो तब भी नहीं सोचने की जरूरत। तो ये अगर 6 कार्बन एंड ऑनवर्ड्स है तो तुम्हें ये सोचने की जरूरत है कि हाँ भाई इसके अंदर ना बेंजीन रिंग तो होगा ही होगा, बेंजीन रिंग तो होगा ही होगा। अब इसके बाद क्या भाई, इसके बाद भी अपने पास 4 कार्बन बच जाते हैं, और हाइड्रोजन कितने बचे, कार्बन तो हमने 4 लगा ली, और हाइड्रोजन कितने बच गए, तो पहले 5 थे, अब कितने हो गए, 7 हाइड्रोजन हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए, 7। अगर 7 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड तो आना ही आना है, यहाँ पे कहीं ना कहीं तो डबल बॉन्ड आना ही है, तब जाकर ये 7 हाइड्रोजन होंगे। कैसे, देखो 3, 4, 5, ये 6 और ये आगे 7, ठीक है। तो ये कंडीशन हो सकती है, ये डबल बॉन्ड यहां भी हो सकती है, वो डबल बॉन्ड उस वाली साइड पे भी हो सकती है, और भी पॉसिबिलिटीज है, और भी पॉसिबिलिटीज है। ये देखो कितनी सारी पॉसिबिलिटीज है, ये भी पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी, एक और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। डबल बॉन्ड करा, कार्बन कार्बन, ऐसी भी हो सकती है, और भी कॉम्बिनेशन बना सकते तुम, और भी चीजें बना सकते। लेकिन वो डिसाइड कैसे होगा, वो डिसाइड होगा आगे के रिएजेंट्स के ऊपर। अब इसने ओजोनलाइड करा, ओजोलिसिस करा, एसिड के साथ जिंक और ये कंपाउंड बनाए, तो अब यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो हर एक स्ट्रक्चर के कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग प्रोडक्ट बन सकते हैं। अगर तुमने इसे लिया, तुमने इसे लिया, तुमने इसे लिया, तो सबके अलग अलग प्रोडक्ट बन जाने हैं। इस वाली केस में फॉर्मल्डिहाइड बन जाना है, और इस वाली केस में एसीटोन बन जाना है। इस वाली मतलब ये हर बार हर के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो ये नहीं कह सकते दिस इज द ओनली आंसर, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बाइफर्केट नहीं करा फिर चीज़ों को कि आपको एक्चुअली क्या चाहिए। तो सपोज अब इसके बाद उसने कह दिया कि ये जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, ये जो है वो टॉलरेंस रीजेंट को रिस्पॉन्ड करता है वगैरह वगैरह, उसने कंडीशंस लगा दी। फिर हम इसे नैरो डाउन कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड करा कि भाई ये जो आंसर है ना, ये आंसर कैसे निकाला वो समझ लो। ये आंसर इन्होंने इस एजम्पशन के ऊपर बना रखी है कि भाई ये अपना कार्बन है, इसके साथ क्या करा 3 कार्बन, इसके साथ क्या करा 2 कार्बन एक लाइन में ले रखे हैं, ये कंडीशन है। और इस वाली कंडीशन को ब्रेक करा तो ये बना बेंजल्डिहाइड और ये बना कीटोन। तो ये आउट ऑफ दोज 4-5 पॉसिबिलिटी एक पॉसिबिलिटी ये भी है। इसके अलावा बाकी चीज़ें भी तुम लिख सकते थे, इसके अलावा बाकी चीज़ें भी तुम लिख सकते थे। अगर उसने कहा होता कि ये इनमें से एक पार्ट जो है ये तो आयोडोफॉर्म को रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये नहीं कर रहा, वैसी चीज़ें जनरेट करी जा सकती है, कंडीशंस लगाए जा सकते हैं नैरो डाउन करने के लिए, चीज़ों को फिल्टर आउट करने के लिए।